नहीं आता, इनसे देखो आप सॉल्व कर जाओगे। बाकी सारे आप लॉजिक दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप समझो कि मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का होता है। अब आप सभी जानते हो कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो कहाँ काम करती है। इन जनरल जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 20 के आसपास रहता है, अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पक्का? बोलो, मतलब एवरेज, और नीचे गिराऊं तो 18 से लेकर ना इंडिया में 32 तक का एक एवरेज टेम्परेचर है। मौसमों की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग मौसम की। यस और नो बोलो। इस रेंज में रहता है। अब क्योंकि हमें टेम्परेचर क्या दिया है, क्या दिया है केल्विन में, तो क्या करेंगे, इसको 273 ऐड करेंगे, कितना हो गया इस वाले में 293 केल्विन हो गया। यस और नो? अच्छा, अब देखो जिसका मेल्टिंग पॉइंट इससे इस रेंज में आ रहा हो, इस रेंज में जो आ रहा हो वही तो अपनी स्टेट शो करेगा ना, सॉलिड सॉलिड होगा, है कि नहीं? बोलो भाई, इस रेंज में सॉलिड वही होगा ना जो इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो, इसका जिसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा हो। यस और नो बोलो, जल्दी, समझ में आई कि नहीं बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ? आ गई ना? तो इसीलिए देखो ये कन्फर्मेटिव हो गया कि आयोडीन एक सॉलिड, क्योंकि अगर हम 273, अब देखो किसी इसके लिए सोचो आप, इसका कितना है 54.4 है, और जीरो होने के लिए भी कितना चाहिए 73 केल्विन, यानी कि आपके रूम टेम्परेचर पे तो ये गैस है, तो आप क्या चाह रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट कब काउंट होगा इसका, जब ये सॉलिड बनेगा। तो गैस का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा आपको, कम करना पड़ेगा, यहाँ से कम करो, कम करो, कहीं बीच में ये लिक्विड बना, फिर और कम करा तो ये क्या बन गया, और कम होता गया ना, समझ गए बात में? गैस से लिक्विड बना, सॉरी हाँ लिक्विड बना, और लिक्विड से सॉलिड बना, कब बना वो, देखो इस भी बात को समझो, 54.4 पे तो ये मेल्ट हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर हम मान सकते हैं कि 54 अगर केल्विन रहेगा तो उस पर फ्लोरीन सॉलिड है। बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो एक लॉजिकल क्वेश्चन हो या नहीं हो, आपको ये वैल्यू दे देगा, वो बताएगा कि बताओ कि ये कितने पे, ऑन विच टेम्परेचर फ्लोरीन एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, तो निकाल सकते हो ना? बोलो सबको समझ में आई ये बात? अब जब एमसीक्यू शुरू हुए ना तो ये कुछ भी पूछेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, लेकिन आपसे नए नए तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं एक बात आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आज ही, कल मैंने शायद किसी बच्चे से भी शेयर की थी, कॉपी सबमिट करने आया था। देखिए बच्चों, एमसीक्यू टेस्ट होना है फर्स्ट टर्म में, और आप सब ऑलमोस्ट 85% बच्चे ऐसे हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे, तो फाइनली हमको इस पे आना है। तो जो अपना ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ये ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्चुअल भी होता है, ट्रिकी भी होता है, तो दोनों हमको आनी चाहिए, और ढेरों क्वेश्चन हमारे पास होने चाहिए। जितने क्वेश्चन करोगे ना, तो ज़्यादा कर लोगे तो कई बार ऐसा ड्रॉ लगता है कि आपने 100 क्वेश्चन किए एक चैप्टर से, और 25-30 या 2-4 जितने भी आते हैं उस चैप्टर से वो सीधे मिल गए आपको, तो वहाँ तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते थे क्वेश्चन को, आपने आंसर कर दिया। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एक काम स्टार्ट कर रहा हूँ, कल मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, हर बच्चे को हर चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना मतलब ये नहीं है कि उधर से कॉपी मार लिया, उधर से कॉपी मार लिया, ऐसा नहीं, अपने मन से, अपने इनोसेंट माइंड से बनाना। जैसे अब ये मैंने एक नया क्वेश्चन बनाया ना, आपको आइडिया दिया, समझ में आया आपको? ये हम चैप्टर पढ़ाएंगे, पढ़ाते वक्त हम आपको आइडिया देंगे, देखो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आपको उससे, उस लर्निंग से क्वेश्चन बनाना है। हर बच्चा 40 क्वेश्चन बनाएगा, जो भी चैप्टर आपको मिल रहा है 40 क्वेश्चंस, समझ लो। कुछ रिपीट हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं होने चाहिए सबके।
कुछ बच्चों के एक साथ पेयर भी बन जाएगा कि दो को एक टॉपिक मिल गया है। तो 40 क्वेश्चन होना चाहिए, टाइप 3 होने चाहिए जो एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट, केस बेस्ड, और तीसरा कौन सा जो सबसे खतरनाक लगता है वो असर्शन रीजनिंग है। तो आप करेंगे विद मार्किंग स्कीम। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है, देखिए हमेशा जो दो लोग दो स्टैंड पर खड़े होते हैं, जैसे टीचर का एक अलग स्टैंड होता है, उसका नॉलेज लेवल और वो सब थोड़ा अलग होता है बच्चे से। तो आप बच्चे हो, एग्ज़ाम में आपको बैठना है, तो आप अपने माइंड सेट से बनाएंगे ना, तो हमको ये जानने में मदद मिलेगी कि बच्चे को ये भी चीज़ नहीं आ रही थी जब आप उसको क्वेश्चन की फॉर्म में करोगे। ठीक है, मैं जल्दी कल मैं ये लिस्ट आपको दूंगा, आप इस पर ईमानदारी से। अब ये होगा कैसे? आपको बुक उठानी, बुक की एक एक लाइन पढ़नी है। वो क्वेश्चन जो रेयर हैं, जो नहीं है इन जनरल, मिल रहे हैं उनको नहीं, कहीं से सर ने बोला है 4 क्वेश्चन टेप देता हूँ बस बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कि जो ऑथेंटिसिटी है, उसका सोर्स, मतलब क्वेश्चन की इनोसेंस बता देगी कि ये बच्चे ने बनाया। क्लियर हो गई बात? आंसर प्लस उसका डिटेल आंसर, लॉजिक होना चाहिए आपके पास कि जो आप आंसर दे रहे हो उसका लॉजिक क्या है। इससे एक तो आप जो चैप्टर बनाओगे ना उसके आप बादशाह हो जाओगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। चलो, मेल्टिंग पॉइंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, बोलो जरा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बोलिए। कितना? फ्लोरीन का कितना है? 54.9। अच्छा 84.9। और जल्दी बोलो। अरे बुक से देखने की बोल रहा हूं मैं। कितना? 239, वेरी गुड। और इसका ब्रोमीन का 332.5। आयोडीन का 458.2। अब लॉजिक हमने बताया था, इस फिगर को समझो आप। तो इस फिगर में देखो, ये तो ड्रॉप हो गए, दोनों ड्रॉप हो गए ना, कि इस रेंज में जब आपका आएगा तो वो नेचर में उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? लिक्विड्स का होता है कि नहीं? भाई बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड का होता है, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है। तो हमने वहाँ लॉजिक सेट किया आयोडीन के लिए, यहाँ पर ये तो जान ही गए पिछले से कि ये सॉलिड है। तो ब्रोमीन का हमने क्या बोला था? रेड ब्राउन कलर का लिक्विड है ये, बोला था नहीं बोला था? दिस इज रेड ब्राउन लिक्विड। तो क्यों है समझ में आ गया? क्योंकि ये इस रेंज में आ रहा है, 290 वाली रेंज में, 273 से ऊपर वाली रेंज में आ रहा है, जो हमारी नेचुरल रेंज होती है। 0 से 100 ले जाओगे तो समझ लोगे इसको, इसमें सेट करके देख लो, जो सेट होता है वो उसको जस्टिफिकेशन देगा उसका। क्लियर है? बोलो सबको। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बार बार आएंगी आपके पास, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आंसर यहीं पर है। चलिए एक और पॉइंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी है ज़रा बताओ तो? बोलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताओ। फ्लोरीन, ये थोड़ी नया है, इसको भी लॉजिक से थोड़ा अलग है, ये काफ़ी पूछता है इसके बारे में, क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। जल्दी बोलो, फ्लोरीन का कितना है? 158.8। क्लोरीन का कितना है? 242.6। ब्रोमीन का कितना है? 192.8। आयोडीन का कितना है? 151.1। ये सब किस में वैल्यू हैं?
किस में वैल्यू है? हाँ, ये तो पता ही है, किलो जूल पर मोल में होती है। देखिए पहली बात समझो कि F2 एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। सबको इतनी बात समझ में आ रही है? शेयरिंग से। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये जब ब्रेक होगा तभी F फ्री होगा एटॉमिक फॉर्म में, और किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए एटॉमिक फॉर्म अचीव करना जरूरी है। तो पहला स्टेप रिएक्शन का यही है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो और ये दो FF बनाए। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको हम? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सिंपल सी बात है, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है सबको ये बात? एकदम। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये देखो, याद करो किसकी सबसे कम आ रही है? ठीक है, और उसके बाद अच्छा, अब एक लॉजिक समझो कि आयोडीन की कम आ रही है, लेकिन आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। हाँ। हम्म 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 वो बात तो सही है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, वो बात तो आपका लॉजिक तो सही कह रहा है, लेकिन यहाँ सोचो ये क्या है, किस फॉर्म में होता है ये? अच्छा, अब आपके पास मैटर है, एक ही मैटर है तीन फॉर्म में, आप सोच के बताना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक ही मैटर है तीन फॉर्म में। सॉलिड, हम वाटर को मान लेते हैं ना, सबसे बेचारा तो यही है। अब आप मुझे बताओ, मुझे रिएक्शन करानी है वाटर से किसी को, मैं किस फेज में कराऊं? बताओ। लिक्विड में कराएंगे या गैस में कराएंगे? भैया समझो, एक छोटा सा लॉजिक है कि कोई भी चीज़ जब रिएक्ट करती है, केमिस्ट्री स्टार्ट होती है कहाँ पर? केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का मतलब है एटॉमिक लेवल पे होती है सारी घटना। समझ में आ गया कि एटम कितना जल्दी बनेगा? तो जल्दी कब बनेगा? जब वो दूर दूर हो, क्योंकि क्लबिंग है ना, एक साथ ग्रुप बन बन के वो इकट्ठा हो रहे हैं। पहले तो आप देखो, जैसे बर्फ है तो उसमें बहुत सारा केज बन गया, फिर दूर किया तो थोड़े दूर हुए, उसके बाद गैस बनी, अब उसके बाद आप उसको तोड़ पाओगे, है कि नहीं? बोलो। बोलिए। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? हाँ। तो अगर हम ऑर्डर देख रहे हैं तो ऑर्डर के हिसाब से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर तो है, सबसे कम है I2 की, उसके बाद किसकी है? F2 की। ये ऑर्डर ही आते हैं इसमें से। उसके बाद क्या है? Br2 की। उसके बाद क्या है? Cl2 की। ये H पर बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब H पर जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग है। H पर किसके है? इसके है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए कि सॉलिड स्टेट में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कंसेप्ट कब आता है? जब आता है जब हम उसको किसी से रिएक्ट करवा रहे हैं, जब हम उसकी किसी से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन नहीं करता है, आयोडीन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, पर आप नोटिस करना बुक में ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे इन दोनों के मिलते हैं। बोलो, अगर आपने किसी ने, मैंने भी आपको कुछ काम दिया है, हॉलीडे होमवर्क के नाम पे दिया था, तो आप सच बताओ ईमानदारी से कि ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल किस फॉर्म के मिले? क्लोरीन ब्रोमीन के मिले या इन दोनों के मिले?
बोलिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? बोलिए। BRCl के मिले। अब देखो BRCl के मिले और जहां I और F का मामला आया ना, वो नई रिएक्शन बन गई, नेम रिएक्शन बन गई, यानी ये काम कराना मुश्किल है। Cl और Br जनरली रिएक्ट करते हैं और I और F नहीं करते हैं। अब देखो I का लॉजिक तो ये है कि ये सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड में रिएक्शन करना मुश्किल होता है। अब बचे हमारे पास कौन कौन बचे हमारे पास ये तीन बच गए। है कि नहीं? क्लोरीन, क्लोरीन और कौन बच गया? ब्रोमीन। अरे बोलो भाई। अच्छा, तो अब जनरली जो सवाल आता है वो फ्लोरीन पे आता है, फ्लोरीन। क्योंकि अभी हम एक नेक्स्ट पार्ट में एक इसी के नेक्स्ट पार्ट में इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। कि यहाँ लग रहा है कि ये रिएक्टिव होगा, तो ये जल्दी टूटेगा ना, इसको तो हमने साइड कर दिया किसके बहाने कि ये सॉलिड है। लेकिन बचे ये तीन, तो तीन में सबसे आसानी से रिएक्शन कौन करेगा? 158 करेगा ना, फ्लोरीन वाला। बोलो यस और नो। बोलो। अच्छा, ये करेगा। तब ये जब आएगा ना टॉपिक, तब हम इसका कंपैरिजन फ्लोरीन से ही करेंगे। तो अब अगर हम देखें तो इनका ऑर्डर आ रहा है हमारे पास फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद क्लोरीन। क्लियर? ठीक है। अच्छा, तो ये जो टेबल थी ना, मैं इस चर्चा कर रहा था, टेबल नंबर 7.8 है। देखो इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे आपकी हर जगह, इनको बहुत गौर से देखना है। इसी से अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा, नया कहीं से नहीं आया। बच्चा कहता है सर पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया। केमिस्ट्री ब्लेस्ड है कि इनऑर्गेनिक तो स्पेशली क्वेश्चन यहीं से आता है। बोर्ड्स में तो आना ही आना है, कंपटीशन भी बहुत सारा ये कवर करता है। तो इन टेबलों को ज़रा गौर फरमा लें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा अंडरलाइन कर लें उन पॉइंट्स को इस टेबल से। सबके पास बुक है ना? अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है मैं बता रहा हूँ, उसको देखिए। एक तो देखिए फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है आपको? सर्कल कर लो इसको, या हाईलाइट कर लो। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ज़्यादा क्यों है, किसकी है और ज़्यादा क्यों है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखो सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है? क्लोरीन की, -349। इसको अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो। किया? सबको करना है। स्कूल आओगे मैं चेक करूंगा किया नहीं किया है। समझ लो क्वेश्चन यहीं से बनता है। किया सबने? अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगली लाइन पे जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। कौन है अंडरलाइन करने वाला? 4, फ्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा है। इसको कर लो, इस पे क्वेश्चन काफ़ी आता है। उससे अगली लाइन पे जाओ, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है? 515। इसको भी अंडरलाइन कर लो। कर लिया? इसके बाद आप आओ सीधे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसको करोगे? फ्लोरीन को कर लो। कर लिया? अच्छा,
एक चीज जो हमारे पिछले एक चैप्टर से रिलेट करती है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल को याद करो जरा। यहाँ फ्लोरीन की वैल्यू दी है, क्लोरीन की दी है, ब्रोमीन की दी है और आयोडीन की दी है। फ्लोरीन की वैल्यू क्या आ रही है? 2.87। इसको देख के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? बोलो किस किस को याद आ रहा है? बोलिए। पढ़ा था। आपको ये याद आना चाहिए कि जब हमने सीरीज बनाई थी तो एक मोर्चे पर एक साइड फ्लोरीन ही बैठा था। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों था? इसकी वैल्यू से 287 से। और एक तरफ कौन बैठा था? लिथियम बैठा था। याद आ रहा है? मोस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हर कोई फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, F माइनस बनाएगा। सबकी टेंडेंसी है, क्लोरीन की भी यही है। Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl माइनस बनाएगा। Br इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Br माइनस बनाएगा। I इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, I माइनस बनाएगा। है कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब किसी से अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो आप दूसरे का क्या करते हो? ऑक्सीडेशन करते हो। पक्का ना? आप किसी का इलेक्ट्रॉन लोगे, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ ना। तो दैट्स वाई ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग है। सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग है। पक्का? और जो हमारी टेबल थी ना उसमें थे ये सारे के सारे। वो जो टेबल दी है उससे भी बड़ी टेबल आप हायर बुक्स को देखोगे, रेफरेंस बुक्स को देखोगे तो सबका है, सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर बना हुआ है उसमें। तो आप जब देखते हो तो सबको रटना नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। रीज़न क्या है? ये क्लियर? बोलो सबको। समझ में आ गई ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन बनता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आप याद नहीं रहेगा, याद कर लो, इनको लिख लो कॉपी में। जब मैं बोल रहा हूँ उसी समय उसको नोट करो कि सर ने क्या बोला, इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कौन होगा? लिथियम। रीज़न क्या होगा इसका? रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल और ये सब भले ही हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड टर्म में चला गया, लेकिन अब ये पी और एफ डी एफ ब्लॉक में इनका बहुत वैल्यू है, ज़बरदस्त वैल्यू है। ये बार बार आएंगे, इन पे आपको ढेरों एग्जाम्पल देंगे। अच्छा हुआ हमने उसको पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, तो अभी टाइम हो गया है, आज के लिए काफ़ी है। आज तो हम बैकअप ही ले पाए। कल एक क्लास रख लें, टाइम बता दो, लेकिन बच्चे सारे आएंगे। बोलो बोलो, टाइम बोलो। सब आने चाहिए। 9 तो जल्दी हो जाता है यार, छुट्टी को छुट्टी थोड़ा 10 से रख लो, 10 बजे से ना। अभी एक बार मुझे अटेंडेंस भेजो जरा इसकी। कौन भेजेगा? फिर तू ही भेज दो बेटा। काफ़ी कम है आज, बस मतलब कई तो ऐसे हैं जिनके डंडे लेके पीछे पड़ना पड़ रहा है। कल 10 बजे सब मिलने चाहिए मुझे, ठीक है? पक्का है ना? चलिए ठीक ठीक, चलो 10 बजे मिलते हैं। आज तो क्योंकि बैकअप लेने में टाइम निकल गया, तो कल कुछ पढ़ाएंगे हम।